Hello students, how are you all? I hope you are enjoying the lockdown period. Huh? Well, to get such type of interesting videos, I I request you all to subscribe my YouTube channel. You share the channel with your friends also. Okay, so today we are going to study the very interesting topic, and the name of the topic you can see. We are involved. We are in their chapter number 3, and the chapter number 3 is electric potential. So the topic is work in rotation of electric dipole in electric field. What is the story? Let me explain you. कहानी कुछ ऐसी है कि अभी अपने पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा? ऐसा। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। इक्वल स्पेस की पैरेलल लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, इसके अंदर एक शानदार सा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है स्टार्टिंग में ऐसा। कैसा? पॉजिटिव चार्ज उसका यहाँ, नेगेटिव चार्ज उसका यहाँ। ऐसे करके इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैपिटल P वेक्टर P उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो ये पहली सिचुएशन है। इस पहली सिचुएशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं A और B। तो मैं कह सकता हूं कि जो अभी दिया गया इलेक्ट्रिक डाइपोल है A B पोजीशन में रखा है। मैंने क्या किया? कुछ वर्क करके इसको घुमा दिया। वर्क तो करना पड़ेगा ना बंधु। ले भैया, वर्क किया और मैंने इसको थीटा एंगल से घुमा दिया। थीटा एंगल से घुमाने के बाद अब ये मुझे ऐसा दिखेगा। ए वाला पॉइंट ए डैश यहाँ, बी वाला पॉइंट बी डैश यहाँ, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया होगा प्लस क्यू, यहाँ लिख देता हूँ प्लस क्यू, और नेगेटिव वाला चार्ज यहाँ चला गया होगा। मैंने इस दिए गए इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा एंगल से घुमा दिया। तो इसको घुमाने में जो वर्क करना पड़ा होगा बंधु, वो मुझे पता करना है। टास्क है वर्क इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं वर्क इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहानी कुछ ऐसी है। मैं लीनियर मोशन, जिसको तुम अच्छे से जानते हो, उससे कोरिलेट करके रोटेशनल मोशन के लिए बात करूंगा। देखिए, लीनियर मोशन में क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से मान लो फोर्स हमने F लगाया और डिस्प्लेसमेंट D कराया, तो वर्क कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इज इट? लेकिन अगर मैं फोर्स ना लगा के किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लगा रहा हूं, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लगाया था और वो जो ऑब्जेक्ट है थीटा एंगल से घूम के यहां पहुंच गई। मैंने इस ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लगा के इस ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल घुमा दिया। तो अब जो वर्क करना होगा लीनियर मोशन के लिए, तो वर्क का फॉर्मूला हो जाता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर मोशन के लिए या रोटेशनल मोशन के लिए वर्क का फॉर्मूला हो जाता है टॉर्क इनटू थीटा। जो काम लीनियर मोशन के अंदर फोर्स का होता है, वही काम एंगुलर मोशन के अंदर टॉर्क का होता है। लीनियर मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चलती है, एंगुलर मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट एंगल घूमती है। तो W इज इक्वल टू FD लीनियर मोशन के लिए, W इज इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा एंगुलर मोशन के लिए। ये सेपरेटली लिख लेना। अब किसी कॉन्सेप्ट का यूज करके, नीचे वाले फॉर्मूला का यूज करके मैं आपसे ये बात करूंगा, the work done to rotate the small angle d theta। अभी मैं एक साथ थीटा एंगल नहीं घुमा रहा, बल्कि छोटा छोटा एंगल घुमा रहा हूं, तो मैंने थोड़ा कम एंगल घुमाया d थीटा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आया साहब क्यों एक साथ क्यों नहीं घुमा रहे? इसका रीजन है, अभी बात करेंगे। पहले मैं आपको याद दिला देता हूं, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू होता था टॉर्क इनटू थीटा, तो छोटा एंगल घुमाने के लिए वर्क छोटा करना पड़ेगा, तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा टॉर्क इनटू छोटा एंगल d थीटा। देखिए, मैं छोटा छोटा एंगल करके क्यों घुमा रहा हूं, एक साथ ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि टॉर्क कांस्टेंट नहीं है। टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, टॉर्क की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो आपको याद होगी PE sin थीटा। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ी है, चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं। जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा होता है, तो उस पे जो टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला PE sin थीटा है। ये टॉर्क थीटा पे डिपेंड करता है।
मतलब थीटा चेंज होता जाएगा, थीटा चेंज टॉर्क चेंज, थीटा चेंज टॉर्क चेंज, मतलब टॉर्क वेरिएबल है और वेरिएबल टॉर्क है तो आप एक साथ ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। वेरिएबल के केस में क्या करना होता है, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी करके हमें आगे चलना होता है। तो dw इक्वल टू टॉर्क इनटू d थीटा, टॉर्क की वैल्यू पुट कर तो dw इक्वल टू आ जाता है pe sin थीटा d थीटा। अब टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेट, टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट करने के बाद dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, w, और w क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए तुझे पूरी इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना होगा, dw का इंटीग्रेशन w आ जाएगा, इस साइड में इंटीग्रेशन का निशान लगा के छोड़ दे अभी, pe sin थीटा d थीटा। कोई शक? अब मान ले तू 0 से स्टार्ट किया था तूने घुमाना और थीटा तक गया है, तो लिमिट बता दे कहां से गया है, 0 से कहां तक, थीटा तक। सिंपल इंटीग्रेशन है। pe को बाहर ले ले तो w इक्वल टू आ जाता है pe बाहर लेने के बाद इंटीग्रेशन के अंदर कहां से, 0 से कहां तक, थीटा तक। pe बाहर ले चुके हैं, इंटीग्रेशन के अंदर बच रहा है sin थीटा d थीटा। sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos थीटा। sin थीटा का d थीटा के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है तो ये पूरा का पूरा वैल्यू आ जाती है माइनस cos थीटा। तो मैं लिख सकता हूं w इक्वल टू आ जाएगा माइनस है तो माइनस pe, माइनस cos थीटा था तो वो माइनस मैंने यहां ले लिया है, लिमिट्स लगाना बाकी है बंधु 0 से थीटा। क्लियर है? ये कितना वर्क तू कर रहा है घुमाने के लिए, ये फाइंड आउट मैं कर रहा हूं। हमने इसको 0 से थीटा तक घुमाने में कितना वर्क किया, कहां से, 0 से थीटा तक, लिमिट इंपोज कर। तो w इक्वल टू हो जाएगा माइनस का pe, p क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, e इलेक्ट्रिक फील्ड, अपर लिमिट cos थीटा माइनस लोअर लिमिट cos 0, अपर लिमिट क्या थी थीटा और लोअर लिमिट थी 0, तो cos थीटा माइनस cos 0। cos थीटा की वैल्यू cos थीटा रहेगी, cos 0 कितना होता है आजकल, साक्षी, साक्षी बता बेटा, cos 0 1 ही होता है ना, थैंक्स। ओके, लेट पुट द वैल्यू, सो w विल बिकम माइनस pe, cos थीटा की जगह cos थीटा ही रहेगा, माइनस cos 0 की जगह 1। माइनस हटाने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो w इक्वल टू आ जाएगा, w इक्वल टू आ जाएगा pe, माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस वाला तो प्लस अब होके आगे आ जाएगा और ये प्लस वाला पीछे चला जाएगा, माइनस cos थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये है फॉर्मूला। तो w इक्वल टू pe, p ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, p क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, e क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और 1 माइनस cos थीटा, थीटा क्या है, जितने एंगल पे तुमने अभी पहुंचा दिया है। अब इसमें ठीक है, वर्क का डेरिवेशन हो गया, ये पता चल गया 0 से थीटा कितना वर्क करना पड़ेगा। कुछ केस स्टडी करते हैं। पहला केस स्टडी कर रहा हूं, 0 से थीटा घुमाने के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, ये पहला डेरिवेशन हो गया। इसमें केस स्टडी कर रहा हूं। केस स्टडी पहला क्या है, पहला केस स्टडी है 0 से पहला केस स्टडी है 0 से 90, 0 टू 90, 0 टू 90 डिग्री घुमाने के लिए वर्क मुझे कितना करना होगा। ओके, तो बस थीटा की वैल्यू स्टार्टिंग तो हमने यहां भी 0 से ही की थी। थीटा की वैल्यू कितनी है, यहां पे जनरल हमने ले रखा था थीटा, अब थीटा की वैल्यू बता दी है, कहां पहुंचा दिया है 90, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90। तो w इक्वल टू हो जाएगा pe 1 माइनस cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आजकल, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो वर्क इज इक्वल टू आ जाएगा pe के बराबर। मतलब 0 से 90 तक पहुंचाने के लिए हमें pe के बराबर वर्क करना पड़ता है। एग्जैक्टली याद में रखने हैं, 0 से थीटा के लिए 1 माइनस cos थीटा, 0 से 90 के लिए pe प्लस का। ओके, केस स्टडी सेकंड अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी मैं थीटा 1 से थीटा 2 घुमा रहा हूं, मतलब ये है कि ऑलरेडी मान लो डायग्राम में थोड़ा चेंज कर देता हूं, केस स्टडी 2 का डायग्राम बना ही देता हूं। केस स्टडी 2 का डायग्राम ऐसा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो डायपोल यहां है थीटा 1 एंगल पे, थीटा 1 से थीटा 2 पहुंचा दिया। पहला एंगल जो था वो थीटा 1 था, अब दूसरा एंगल जो पहुंचा दिया वो थीटा 2 पहुंचा दिया। यहां से
यहां था, यहां थीटा 2 पहुंचा दिया। इसके लिए कितना मुझे वर्क करना होगा, डेट आई नीड टू फाइंड आउट। वेल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सेम प्रोसीजर है। क्या छोटा वर्क dw इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इनटू छोटा एंगल d थीटा। क्लियर, बस लिमिट्स चेंज करनी है मेरे को। टॉर्क कितना होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है pe sin थीटा, बिल्कुल एग्जैक्टली लास्ट टाइम की तरह। वैल्यू पुट कर, dw इक्वल टू हो जाएगा pe sin थीटा d थीटा, इंटीग्रेशन कर, dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोल भाई बोल, भानु प्रताप, dw का इंटीग्रेशन, dw का इंटीग्रेशन w, इधर pe sin थीटा का इंटीग्रेशन। अब लिमिट्स बता दे कहां से चलना है तेरे को। केस स्टडी 2 में लिख देते हैं, बता दो पहले केस स्टडी 2 क्या है। थीटा 1 से थीटा 2, ये केस स्टडी 2 है, थीटा 1 से थीटा 2 घुमा रहे हैं, वर्क कितना करना होगा ये पूछा गया है। तो कहां से, थीटा 1 से कहां तक, थीटा 2 तक। pe बाहर ले ले, sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन कर दे, तो w इक्वल टू हो जाएगा pe बाहर आ गया, sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन कितना बताया था, माइनस cos थीटा, उस माइनस cos थीटा के माइनस साइन को मैं बाहर ले आता हूं और लिमिट इंपोज कर दे थीटा 1 से थीटा 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तरीका क्या होता है, ul माइनस ll, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो थीटा की जगह पहले अपर लिमिट रख देंगे, तो w इक्वल टू हो जाएगा माइनस pe, थीटा की जगह अपर लिमिट मतलब cos थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट मतलब cos थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस साइन हटा दे तो w इक्वल टू आ जाएगा बाय इज्जत pe ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये ले, एक और फॉर्मूला तेरी जिंदगी में ऐड हो गया। जो बेकार की चीजें ऐड हो उनको निकाल देना, फॉर्मूलास को ऐड कर लेना, काम आएंगे हमेशा, जीवन के साथ भी और आज भी। तो w इक्वल टू pe ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने के लिए वर्क हो गया, ये याद करना है तेरे को अच्छे से। एक और केस स्टडी कर सकता हूं इसमें, केस स्टडी थर्ड। केस स्टडी थर्ड क्या है, केस थर्ड में बना सकता हूं इसमें, थीटा 1 की वैल्यू 0 ले ले और थीटा 2 की वैल्यू ले ले 180 डिग्री। मतलब मैं वर्क फाइंड आउट करना चाहता हूं टू रोटेट 0 टू 180 डिग्री। ठीक है, थीटा 1 की वैल्यू 0, थीटा 2 की वैल्यू 180 रख देनी है मेरे को। ये रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट वो हमें एग्जैक्टली याद भी रखना होगा। तो pe ब्रैकेट के अंदर cos थीटा 1, थीटा 1 कितना है 0, तो cos 0 माइनस cos थीटा 2, थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 180। ले भाई, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है आजकल 1, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, ध्यान रखिएगा हमेशा, cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 की वैल्यू -1। याद कर याद कर याद कर, कुछ भी कर याद कर। ये हो जाएगा w इक्वल टू pe cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 की -1, ये वाला -1 इसका और ये माइनस प्लस, तो 2pe, w इक्वल टू 2pe। तो ये तीन केस स्टडी हो गए, तेरे को अच्छे से याद रखने हैं। 0 से 90 के लिए, थीटा 1 से थीटा 2 के लिए, और तीसरा 0 से 180 के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, जो मेरा नेक्स्ट टास्क है उसे आप पढ़ सकते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ सकते हैं। तो टास्क है पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले वर्क फाइंड आउट किया था, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करूंगा किसकी, इलेक्ट्रिक डायपोल की, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के लिए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। नहीं आई बात समझ में? तो फिर समझ। कहानी ऐसी है बंधु, ये है मेरे पास, मुझे क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल को सबसे पहले इसके अंदर लाना है। मैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल को लेके आऊंगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल आ जाएगा, फिर मैं उसको घुमाना स्टार्ट करूंगा। समझना, मुझे दो बार काम करना होगा, बड़े अच्छे से काम करना होगा। एक बार तो उसके अंदर लाने के लिए, मतलब डायपोल को इसके अंदर रखने के लिए, उसके बाद घुमाने के लिए। तो ये जो दोनों वर्क होंगे मेरे द्वारा, जो दोनों वर्क किए जा रहे हैं, वही बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि मैंने क्या पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है कि जो भी हम वर्क करते हैं, वर्क डन बाय मी, मेरे द्वारा या तेरे द्वारा, या हम जैसे किसी भी
जीव जंतु के द्वारा। हमारे द्वारा किया गया वर्क ही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो हम वर्क फाइंड आउट करेंगे। देख कैसे पता करेंगे। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रख दिया, एक साथ रख दिया। मुझे डायपोल बनाना है ना, दो चार्ज होते हैं ना उसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने क्या किया, पहले दोनों चार्जेस को यहां लाके रख दिया। अब आपको लगेगा कि चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रखने के लिए आपने सर वर्क किया होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, किया होगा। तो क्या, जितना पॉजिटिव को लाने में किया गया होगा उतना ही नेगेटिव को लाने में किया गया होगा। तो नेटवर्क कितना हो गया होगा, तो नेटवर्क आ रहा होगा तेरा, तो बड़ा बढ़िया से नेटवर्क कितना होगा, जीरो, जीरो होगा ना। अब क्या करेंगे, जमाने से इनकी नजदीकियां देखी नहीं गई, जमाने ने इनको दूर कर दिया। ये संसार इनकी जोड़ी को पसंद नहीं कर पाया, संसार ने इन दोनों चार्जेस को अलग किया। इसको तो डिस्टर्ब नहीं किया ना, इसको तुमने डिस्टर्ब किया। ये बदला लेगा तुमसे अपना, एग्जाम टाइम पे लेगा, अभी नहीं। इसको हमने अलग किया। इसको अलग करने के लिए वर्क करना होगा। अच्छा पूछ क्यों करना होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ तो ठीक है, दिख रहा है। और जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल रखा होता है तो उस पे फोर्स लगता है। हाँ तो ठीक है, लगता है। इस पे भी फोर्स लग रहा था, जब ये चार्ज पार्टिकल यहां था इस पे फोर्स लग रहा था, और आपने डिस्प्लेसमेंट भी करा दिया। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। मतलब आपको इसे यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए वर्क कराना होगा। कितना, वो फाइंड आउट करते हैं। ओके, दोनों चार्जेस को मैंने पास लेके आया, फिर मैंने दूर रख दिया। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2a है। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब हमने कहानी पढ़ी है, पहले मैं बता देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, ये इस बराबर होती है दो अलग अलग वर्क के सम के बराबर होगी। दो अलग अलग वर्क के सम के बराबर होगी। इज इक्वल टू होगा वर्क डन टू ब्रिंग द डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन टू ब्रिंग द डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा वर्क कौन सा होगा, इन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस, बल्कि यहां पे प्लस दूसरा वर्क। तो पोटेंशियल एनर्जी दो वर्क के बराबर होनी है। एक वर्क तो ये हो गया, अब दूसरा वर्क होगा इसको घुमाने के लिए जो वर्क किया जाएगा, दूसरा होगा द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल। देखिए कहानी कुछ ऐसी है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था और यहां ऐसे करके इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। ऐसा देखते ही किसी ने पूछा कि बता इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो तुम ऐसे कहोगे कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो अलग अलग वर्क के सम के बराबर होगी। एक कौन सा वर्क, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रखने के लिए वर्क, दूसरा इसको घुमाने के लिए वर्क। घुमाने के लिए वर्क हम निकाल चुके हैं लास्ट टॉपिक में। W इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस W PE ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस cos थीटा, वो हम निकाल चुके हैं। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना निकाल के इसको यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल को अंदर रखने के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, घुमाने के लिए कितना करना पड़ेगा वो नहीं निकालना है। चल ठीक है, अब सुन, इस पे फोर्स, जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज रखा होता है तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा होता है, F कितना लग रहा होता है, Q into E के बराबर। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है, F is equal to Q into E के बराबर। ओके, और आपने इस नेगेटिव चार्ज को यहां से यहां लेके गए हैं। डिस्प्लेसमेंट जो आपने कराया है इधर कराया है, डिस्प्लेसमेंट कराया है, और ये कितनी दूरी थी 2a, तो डायरेक्शन नहीं बना रहा, ध्यान रखना है। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर। इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ध्यान रखना QE क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इधर लग रहा है, और इसको यहां से यहां लेके गया है कौन, इलेक्ट्रिक फोर्स। आप नहीं लेके गए, समझना मेरी बात को।
दो तरीके के वर्क होते हैं, एक आपके द्वारा किया गया वर्क, दूसरा फोर्स के द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रही है। कितना कर रही है, इसको इक्वेट कुछ भी इसी में वैल्यू पुट करनी है। पहले मैं निकालूंगा द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, मैं यहां सबस्क्रिप्ट में डाल देता हूं, इलेक्ट्रो इज इक्वल टू होगा फोर्स कितना लग रहा है क्यू ई, और डिस्प्लेसमेंट कितना करा है यहां से यहां तक 2a, तो ये है वर्क डन। सो दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? अब सुन, तुम्हारे द्वारा वर्क क्या होगा फिर, तुम्हारे मतलब हमारे द्वारा, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क था, तो हमारे द्वारा वर्क जो होगा वो इसका उल्टा होगा। सो वर्क डन बाय अस, वर्क एक्सटर्नल वर्क डन, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये यहां जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन, इतना इजी एक्सप्लेनेशन और इतना डीप एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा बुक के अंदर। देख लेना, एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कैसा होगा, W इज इक्वल टू होगा इसका उल्टा, तो माइनस W इलेक्ट्रो। W इलेक्ट्रो की वैल्यू बताइए, बस माइनस साइन लगा दो, माइनस QE इंटू 2A, कहानी खत्म। ये हो गया, W1 से शो कर दिया है मैंने। तो घुमा इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल को बनाने के लिए, या कह दो इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस सिचुएशन में रखने के लिए वर्क कितना करना पड़ा है, माइनस QE इंटू 2A, ये हमारे द्वारा किया गया वर्क है। अच्छा, किसी का क्वेश्चन आया कि हमारे द्वारा किया गया वर्क ही क्यों निकाल रहे हो आप, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बंधु, पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे द्वारा किए गए वर्क के। तो हमारे द्वारा किया गया वर्क यहाँ ये है, और इसको घुमाने के लिए हमारे द्वारा कितना वर्क करना पड़ेगा ये हम पहले निकाल चुके हैं। क्लियर? तो अब तू जानता है, तू मानता है, ये यो क्या है, Q इंटू 2A यो क्या है, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसको प्यार से बोला जाता है Q इंटू 2A को इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। प्यार से बोल, नफरत से बोल, बोला यही जाता है। ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ध्यान रखना, क्योंकि Q इंटू 2A क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P। तो वर्क डन W1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस, और Q इंटू 2A की जगह P और E। ये हो गई बंधु इक्वेशन 1, या इसको इक्वेशन 1 कह दे और ये इक्वेशन 2 कह दे। ये तो इस डाइपोल को ऐसे रखने के लिए कितना वर्क किया वो आ गया। अब इसको घुमा, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, क्या निकाला था, कुछ तो निकाला था ना, W2 इज इक्वल टू PE ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा, ये W1 W2, और टोटल वर्क क्या होगा इन दोनों के सम के बराबर। इसी इक्वेशन में वर्क वैल्यू पुट कर लो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड U इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन टू ब्रिंग डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 2 क्यों आ गया, वर्क डन टू ब्रिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड W1, ऐसे करके इसको यहां तक लाने के लिए किया गया वर्क W1, प्लस इसको घुमाने के लिए किया गया वर्क W2। वैल्यू पुट कर, कुछ भी कर, वैल्यू पुट कर, माइनस PE W1 की वैल्यू, W2 की वैल्यू, प्लस का PE ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा। सॉल्व कर, U इज इक्वल टू माइनस PE प्लस PE का मल्टीप्लाई कर ले, और माइनस PE कॉस थीटा, उड़ा दे इसको, बाइज्जत रिहा कर दे। क्या बचा, जो बचा वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बचा। जा जी ले जिंदगी,
ये है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। किसी भी ओरिएंटेशन पे, किसी भी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे रखे हुए इलेक्ट्रिक डायपोल की टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किए गए दो वर्क के बराबर होती है। एक W1 जो उस इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने के लिए किया गया, प्लस W2 जो उस इलेक्ट्रिक डायपोल को थीटा एंगल से घुमाने के लिए किया गया। दोनों की सम के बराबर आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेगा? cos थीटा आ रहा है, a डॉट b क्या होता है? ab cos थीटा, तो इसे डॉट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता है। इन वेक्टर फॉर्म अगर लिखना हो, ये सब अब मैं हटा देता हूं। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो अलग से सेपरेट हेडिंग डाल के लिख देना। वेक्टर फॉर्म में W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन तो है ही, और AB cos थीटा को क्या लिखा जाता है? A डॉट B। तो PE cos थीटा को क्या लिख सकता हूं? वेक्टर P डॉट वेक्टर E। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। दो वेक्टर्स के डॉट मल्टीप्लिकेशन से जो क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर होती है। इस पे साइन मत लगा देना, एरो मत लगा देना, ये वर्क है, स्केलर होता रहेगा, वेक्टर नहीं होता है। काम हमारे यहाँ पे फिनिश हो नहीं जाता। अभी क्या है, मैं कुछ केस स्टडीज में पढ़ूंगा, बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बंधु। केस वन है, अगर 0 डिग्री पे रखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी एट 0 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी एट 0 डिग्री, और इसी को बोलते हैं 0 डिग्री का डायग्राम बना दूं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और जो डायपोल है वो भी इधर ही रखा हुआ है, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो हो गया ना 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, इलेक्ट्रिक डायपोल भी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया। तो राइट नाउ इसकी एनर्जी पूछी जा रही है, तो फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इस फॉर्मूला से, देख, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस PE cos थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आ जाता है u इज इक्वल टू माइनस PE। और इस टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है, मतलब 0 डिग्री पे जब इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता है, उस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी मिलती है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, मिनिमम, कम से कम, इससे कम नहीं हो सकती। तो मैं इसको u min लिख देता हूं, u min, और इसी सिचुएशन को बोलते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल रखा होता है, इसी सिचुएशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस सिचुएशन इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मैं यहां लिख देता हूं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी एट 0 डिग्री को ही बोलते हैं स्टेबल। क्यों कहते हैं ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूं, सुन ले। अभी क्या है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को ना तू थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ भी देगा ना, ऐसे करके, तो ये थोड़ी देर बाद वाइब्रेट करके यहीं आके रुक जाएगा, थोड़ी देर वाइब्रेट करेगा ऊपर नीचे, फिर यहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क इसे इस डायरेक्शन में लाना चाह रहा है। मान ली तुमने ऐसे थोड़ा सा लाके ऐसे छोड़ दिया, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर, ये दोनों फोर्स एक इधर दोनों मिला के इसको सीधा वापस वहीं लाने की कोशिश करेंगे, इसलिए कहलाता है स्टेबल, मतलब जहां है वहीं रहेगा, इसलिए कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, दूसरा केस है, अब ये सब हटा देता हूं। दूसरा केस है अगर इलेक्ट्रिक डायपोल 180 डिग्री पे रखा है। दूसरा केस है केस 2, पोटेंशियल एनर्जी एट 180 डिग्री, और इसी को बोलते हैं, पहले डायग्राम बना देता हूं, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है, और इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे रखा हुआ है, इस बार प्लस साइन इधर जा रहा है चार्ज का, माइनस इधर, और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब 180 डिग्री का एंगल है इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, एंड दिस इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
and this is known as unstable equilibrium. तो क्वेश्चन तू पूछा मुझसे अनस्टेबल क्यों कहलाता है? अरे पूछ ना। चल ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए कहलाता है बंधु, अगर तू इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे, मान ले ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, ये कैसा चार्ज है इधर नेगेटिव, ये कैसा चार्ज है इधर पॉजिटिव। पॉजिटिव पे फोर्स किधर होता है? इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में, इस तरफ, और नेगेटिव पे फोर्स इस तरफ। जब तक ऐसे रखा हुआ था तो सिंपली रखा हुआ था, लेकिन तू थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा ना तो ये वापस नहीं आएगा, बल्कि ऐसे घूम के दूसरी तरफ चला जाएगा। अनस्टेबल, अनस्टेबल क्यों? क्योंकि ये वाले चार्ज पे फोर्स इधर, ये वाले चार्ज पे फोर्स, तो तूने ऐसे करके लाके छोड़ा ना, तो अब ये वापस ऐसे नहीं आएगा, बल्कि यहां से ऐसे घूम के ऐसे हो जाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्लियर? ओके, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तभी तो ये घूम के ऐसे आ पाया। कितनी होती है ये निकाल लेते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पी ई कॉस थीटा। थीटा कितना है? 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है आजकल? -1, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी ई cos 180 की वैल्यू, cos थीटा cos 180 की वैल्यू -1 माइनस प्लस, और ये जो एनर्जी होती है सबसे ज्यादा होती है, इसलिए u max। तो u min और u max दोनों की वैल्यू को याद कर। मैक्सिमम क्या होती है समझ में आ गया ना? तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा, ये वापस उसी पोजीशन पे नहीं आएगा इसकी तरह, ये तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करने से जहां से हिलाया था वहीं पे आ जाएगा। बट दिस वन इट विल टेक द टर्न एंड कम बैक टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल की सिचुएशन से स्टेबल में आ जाएगा। बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तभी तो ये ऐसा कर पाएगा। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, दिस सिचुएशन इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। u max plus pe। एक से एक कंडीशन और कर लेते हैं इसमें, थीटा अगर 90 डिग्री हो। केस थर्ड है कि थीटा 90 डिग्री। अब भी कहानी ऐसी है, ऐसे प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे लगा है इलेक्ट्रिक डायपोल, 90 डिग्री का एंगल है, तू देख ले। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का माइनस पी ई कॉस थीटा। थीटा कितना है बंधु अभी? 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो u इज इक्वल टू आ जाता है माइनस पी ई cos 0। cos 0 की वैल्यू 1, तो u इज इक्वल टू आ गया, सॉरी 90 है, cos 90 है, थीटा 90 है, तो cos 90 की वैल्यू 0, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा रिजल्ट 0 रहेगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी राइट नाउ 0 है। क्लियर? इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। तो ये कहानी है 3 केस स्टडी के साथ। इसी के साथ आपका चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। इन केस एनी डाउट यू कैन सेंड मी द टेक्स्ट मैसेजेस। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे